साथियों, इस टॉपिक में आप जानेंगे संपत्ति उत्तराधिकार क्रम। और एक चीज़ और, वे जो मेन पॉइंट है कि माता की संपत्ति में पिता का कोई भी अधिकार नहीं होता। किसी स्त्री की संपत्ति में पति का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, पूरा उत्तराधिकार क्रम में लेंगे कि जैसे मान लीजिए बच्चे नहीं तो किसे संपत्ति मिलेगी, ठीक है, या मान लीजिए कितने वर्ग हैं, सब कुछ। और उसके बारे में बात करूंगा पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार क्रम। माता की संपत्ति किसे मिलेगी, कौन कौन उत्तराधिकारी, और पिता की संपत्ति किसे मिलेगी, कौन कौन उत्तराधिकारी, सभी वर्गों के बारे में साथियों। ठीक है, लेकिन साथियों यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ निर्वसित संपत्ति। ठीक है, देखिए साथियों, अगर आप जो व्यक्ति मरा है उसने अगर किसी को वसीयत कर दी तो क्लियर है, उसने तय कर दिया उत्तराधिकारी यानी कि वसीयत वाले को मिलेगी। यदि उसने वसीयत नहीं की है, निर्वसित मरा है, तो ऐसी कंडीशन में उत्तराधिकार क्रम। ठीक है, और जो भी आप हिंदू लॉ पढ़ेंगे या मान लीजिए यूपीआरसी पढ़ेंगे, जो भी कानून पढ़ेंगे, उसमें लिखा होता है निर्वसियत संपत्ति उत्तराधिकार क्रम। ठीक है, यानी कि कोई किसी ने वसीयत नहीं की, एक्सपायर हो गया, तब उसकी संपत्ति किन किन उत्तराधिकारियों को मिलेगी। तो सबसे हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे माता की संपत्ति में उत्तराधिकार क्रम। आप जिस पॉइंट के लिए यहाँ पे आए हैं कि माता की संपत्ति में पिता को अधिकार नहीं मिलेगा, वो भी मैं इस टॉपिक में आपका क्लियर करूँगा साथियों। और टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे साथियों कहूँगा कि आप कोई भी कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस मुझसे ले सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, फीस पे करके आप सलाह ले सकते हैं। साथियों, फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि माता की संपत्ति उत्तराधिकार क्रम क्या है। किसी की माता जी एक्सपायर हो जाती हैं तो उनकी संपत्ति कैसे बांटी जाएगी, कौन कौन उनके उत्तराधिकारी माना जाएगी। तो देखिए, कई वर्ग हैं। प्रथम वर्ग, सबसे पहले संपत्ति जाती है प्रथम वर्ग के, जो भी उत्तराधिकारी होते हैं उन सबको मिलती है। ठीक है, तो प्रथम वर्ग में है कौन, उसका पुत्र, यानी कि जो स्त्री मरी है उसका पुत्र, उसकी अविवाहित पुत्री, और उसकी थर्ड जेंडर अगर संतान कोई है, थर्ड जेंडर को भी अब मिलता है। मान लीजिए जो लड़का है, लड़की है, थर्ड जेंडर है, उसे भी संपत्ति अब मिलेगी। ठीक है, और यदि मान लीजिए उसका पुत्र एक्सपायर हो गया तो पुत्र के जो बच्चे होंगे, विधवा होगी, उन्हें मिलेगी। इस प्रकार से एक निर्वसित महिला की संपत्ति मिलती है, लेकिन इसमें पति नहीं आया। हाँ, अगर किसी स्त्री का न तो बच्चा है, न कोई लड़की है, न थर्ड जेंडर संतान है, न बच्चों के बच्चे हैं कोई, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सेकंड वर्ग में संपत्ति आएगी और सेकंड वर्ग में उसके पति को संपत्ति मिल जाएगी। मान लीजिए किसी की स्त्री का पति भी नहीं है, अगर किसी स्त्री का पति नहीं तो चली जाएगी थर्ड वर्ग में, यानी कि तीसरे वर्ग में जो है उसके पिता को संपत्ति मिलेगी, उसकी माता को संपत्ति मिलेगी। ठीक है साथियों, यहां तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि माता की संपत्ति 3 वर्ग तक। ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ग का। ठीक है, हाँ, माता की संपत्ति में अगर पुत्र हैं या पुत्री है तो पिता को कभी भी अधिकार नहीं मिलेगा। यूपीआरसी उठा के देख सकते हैं आप साथियों। ठीक है, और कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आते हैं साथियों हम सेकंड पॉइंट पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पिता की निर्वसित संपत्ति में किस किस का अधिकार होता है, इस पॉइंट के बारे में। तो देखिए साथियों, पिता की संपत्ति में प्रथम वर्ग में कौन कौन आता है वो आप नोट कर लीजिए। प्रथम वर्ग में पुत्र या पुत्री, या पुत्री नहीं, पुत्र को भी संपत्ति मिलेगी। अविवाहित पुत्री है तो अविवाहित पुत्री को भी संपत्ति मिलेगी। और अगर कोई थर्ड जेंडर संतान है तो थर्ड जेंडर संतान को भी संपत्ति मिलेगी। यदि कोई पुत्र एक्सपायर हो गया तो उसकी विधवा या उसके जो बच्चे होंगे उसे भी संपत्ति मिलेगी, और उस व्यक्ति की विधवा को भी संपत्ति मिलेगी। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा या आपका भी क्वेश्चन हो सकता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की 2 विधवाएं हैं, फिर क्या होगा। तो देखिए, अगर 2 विधवाएं हैं तो विधवा का ही 2 भाग किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक पुत्र है और 2 विधवाएं हैं, तो संपत्ति 3 टुकड़ों में नहीं बटेगी। आधी संपत्ति मान लीजिए मिलेगी पुत्र को, और आधी संपत्ति में से आधी आधी मिलेगी उनकी विधवाओं को। ठीक है, अगर मान लीजिए विधवा जो है किसी व्यक्ति की 1 से अधिक है, 2 हैं, तो दोनों को ही संपत्ति देने का प्रावधान साथियों है। ठीक है, तो मैंने कौन कौन बताए, पुत्र, अविवाहित पुत्री, उसकी विधवा, और थर्ड जेंडर संतान, या कोई मान लीजिए उसका पुत्र एक्सपायर हो गया तो उसकी विधवा और पुत्र के जो है संपत्ति मिलेगी। संपत्ति उसी प्रकार से चलती है, मानो वह जिंदा होता तब हमें मिलती, उसी प्रकार से संपत्ति आगे चलती है साथियों। ठीक है, अब आते हैं हम साथियों सेकंड वर्ग में। मान लीजिए कोई पुरुष है,
उसका ना भाई है, उसका ना पुत्र है, ना पुत्री है, ना थर्ड जेंडर संतान, ना उसकी कोई विधवा है, फिर संपत्ति किसे जाएगी? तो फिर उसकी संपत्ति जाएगी साथियों माता और पिता को। माता और पिता को उसकी संपत्ति जाएगी। अब सवाल आता है, मान लीजिए सेकंड वर्ग में माता पिता भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि माता पिता भी उसके एक्सपायर कर गए हों और उसकी शादी ना हुई हो, कोई मान लीजिए उसका पुत्र पुत्री विधवा कोई है ही नहीं उसका, ठीक है, तो वह थर्ड वर्ग में संपत्ति जाएगी उसके भाइयों को, जितने भी भाई हैं उसके, ठीक है, भाइयों को संपत्ति ट्रांसफर होगी। मान लीजिए कोई भाई नहीं है, तो यदि वो भाई होता तो उसे मिलती, उसके मान लीजिए जो भी भाई मर गया है उसके पुत्र और जो भी उसके हैं वारिस उसे मिलेगी। यानी कि मैं आपसे कह चुका हूं कि संपत्ति उसी प्रकार से ट्रांसफर होती है जैसे मान लो वो व्यक्ति जिंदा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का पुत्र है, पुत्र मर गया, ठीक है, तो वो व्यक्ति अगर पुत्र आज जिंदा होता तो पुत्र को संपत्ति मिलती, ठीक है, और फिर पुत्र वाली संपत्ति के लिए किसे मिलती? पुत्र की विधवा को और उसके। तो उसी प्रकार से संपत्ति का आवंटन होता है साथियों, जिस प्रकार से मानो अगर वह जिंदा होता तो आज संपत्ति किसे मिलती, ठीक है साथियों। इस प्रकार से उत्तराधिकार क्रम है। अब यहाँ पे कुछ सवालों के हम जवाब देंगे आपको। देखिए साथियों, यहाँ पे मैंने जो भी आपको ये क्रम बताया ये है यूपीआरसी, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का नियम है ये, ठीक है, यूपीआरसी का नियम है साथियों। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार इसी प्रकार से जो है संपत्ति जो भी संपत्ति है इसी प्रकार से बांटी जाती है साथियों। और अब हम बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो पूरे भारत पर लागू होता है। देखिए साथियों, अब आप कहेंगे ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, तो देखिए जो कृषि संबंधी मैटर्स होते हैं, कृषि संबंधी कानून जो होते हैं वो प्रत्येक स्टेट के थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, माइनर से अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, और मध्य प्रदेश राजस्व संहिता है, बिहार राजस्व संहिता है, तो थोड़ा थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ठीक है। और उत्तराधिकार में भी थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे मान लीजिए अब हिंदू उत्तराधिकार की बात करें, ठीक है, तो अगर यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपका कोई मकान है, ठीक है, तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता तो लागू होगी नहीं, यानी कि जो कानून हमने बताए हैं आपको ये लागू तो उसमें होंगे नहीं, ठीक है। तो उस पर लागू होगा हिंदू उत्तराधिकार। और हिंदू उत्तराधिकार के अनुसार एक स्त्री अगर निर्वसित मरती है तो उसकी संपत्ति में उसके पति का भी अधिकार होता है, उसके पुत्रों का भी अधिकार होता है, उसकी विवाहित पुत्री का भी अधिकार होता है और उसकी विवाहित पुत्री का भी अधिकार होता है, और उसके मरे हुए पुत्र के जो बच्चे या विधवा हैं उनको भी अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर है कि मान लीजिए जो हिंदू विधि है, और हिंदू विधि किस पे शासित होगी? जो कृषि की भूमि नहीं है, जैसे मान लीजिए मकान है, कोई जेवरात हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों पर लागू होती है हिंदू लॉ, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से जो भी हैं, जो भी उत्तराधिकार क्रम है इसी प्रकार से हैं। किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल, जो कि 8-9 वर्ग होते हैं, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा साथियों। और कोई भी आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और फीस पे करके ले सकते हैं। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।